निकाल लो जल्दी से। बे यार, ये मैडम वाला कनेक्टर है, इसलिए दुखी दे रही है। हो गया बेटा, ठिलवाई हो गई। तो बच्चों, बे यार, तो कहां तक हो गया तुम्हारा? यहां से पढ़ना था? नहीं पढ़ा था, बचा था। तो हमने केवल ये देखा था कि बिजनेस दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस। और जो कौन सा बिजनेस होता है वो केवल कहां होता है? एजीएम में। और कितने तरह का होता है? और जो क्या होता है? स्पेशल। चार के अलावा सभी स्पेशल होते हैं। और कहीं भी कर लो, रोड पे भी कर सकते हैं। नहीं? अच्छा, अब जब भी हम स्पेशल बिजनेस ट्रांजेक्ट करते हैं, जब भी क्या करते हैं बेटा हम? तो स्पेशल बिजनेस ट्रांजेक्ट करने के लिए जब हम जनरल मीटिंग कॉल करेंगे, तो जनरल मीटिंग का क्या इशू करेंगे? नहीं क्या? बोलो, क्या बोला हमने? जब भी हम स्पेशल बिजनेस ट्रांजेक्ट करते हैं ना, तो हमें क्या कॉल करना है? जनरल मीटिंग कॉल करने के लिए क्या इशू करना है? नोटिस के साथ हमें 102 के हिसाब से एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ता है। नोटिस के साथ, नोटिस के साथ, है ना, हमें क्या देना पड़ता है सेक्शन 102 के हिसाब से? जिसे बोलते हैं स्टेटमेंट टू बी। सिंपल वर्ड में क्या बोलते हैं इसे? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। बोलो, क्या बोलते हैं बेटा इसे? हाँ, वापस से लो, क्या क्या बोला हमने? कि जब भी हम क्या करते हैं स्पेशल बिजनेस ट्रांजेक्ट, तो इसका अदरवाइज मीनिंग क्या हुआ? वेरी गुड, ऑर्डिनरी बिजनेस के ऊपर ये प्रोविजन नहीं लगेगा। अदरवाइज मीनिंग निकाला करो। मैंने ऐसा बोला क्या कि हर बिजनेस के साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना है? मैंने कौन से बिजनेस का बोला? तो इसका अदरवाइज मीनिंग क्या हुआ? ऑर्डिनरी बिजनेस पे नहीं लगेगा ये। ठीक है, तो जब भी कौन सा बिजनेस ट्रांजेक्ट करोगे, क्या कॉल करोगे? जनरल मीटिंग का क्या दोगे? नोटिस के साथ क्या देना पड़ेगा? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। कौन से सेक्शन के हिसाब से? 102। एक्सप्लेनेटरी मतलब जो एक्सप्लेन करता हो। एक्सप्लेनेटरी मतलब क्या हुआ? जो एक्सप्लेन करता हो। क्या एक्सप्लेन कर रहा है? कि आप ये बिजनेस क्यों करना चाहते हो। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेयर होल्डर से कोई स्पेशल बिजनेस करने के लिए परमिशन मांग रहे हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किससे बेटा? शेयर होल्डर से कोई स्पेशल बिजनेस करने के लिए क्या मांग रहे हैं? परमिशन। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जस्टिफाइड करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा शेयर होल्डर को कि यह बिजनेस क्यों करना है। पहले तो ये बिजनेस है क्या, इसे करने से क्या फायदा होगा, नहीं करा तो क्या नुकसान होगा। ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगी। किसको? शेयर होल्डर को। क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन आपने दिया है उसके बेसिस पर फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो एक्सप्लेनेशन देंगे उसके बेसिस पर शेयर होल्डर डिसाइड करेगा कि भैया ये काम करने के लिए मैं हां करूं या ना करूं। आपने सीधे शेयर होल्डर को बोल दिया कि यार कैपिटल बढ़ानी है, परमिशन दे दो। सपोज हमने एक स्पेशल बिजनेस लिया कि क्या बढ़ानी है? कैपिटल। उसके लिए क्या दे दो? परमिशन।
तो शेयर होल्डर पूछेगा नहीं क्यों बढ़ानी भाई, तेरे को काहे के लिए बढ़ानी है, क्या फायदा मिलेगा इसका, नहीं बढ़ाया तो क्या नुकसान होगा, कैपिटल बढ़ाएगा मतलब तेरे पास पैसे आएंगे, करेगा क्या पैसे का, बता तो सही, मालिक है वो। आपने बोल दिया मेमोरेंडम आर्टिकल में चेंज करना है, परमिशन दे दो, क्यों चेंज करना है, क्या दिक्कत हो गई, पुराने वाले में क्या प्रॉब्लम है, चेंज करके क्या फायदा होगा, नहीं किया तो क्या नुकसान होगा, ये आप समझाओ अपनी तरफ से। आप मतलब कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो समझाएंगे अपनी तरफ से किसको, शेयर होल्डर। और जो एक्सप्लेनेशन कौन देगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो एक्सप्लेनेशन कौन देगा, उसके बेसिस पर फिर शेयर होल्डर डिसाइड करेगा, बोले हाँ ये सही कह रहा है, मुझे इसकी बात जम रही, चल मैं हाँ कह दूं, नहीं यार मुझे इसकी बात में मजा नहीं आ रहा है, मेरे को नहीं करना, मैं मना कर। हम सीधे सीधे शेयर होल्डर से ये नहीं बोल सकते ये काम करना है तो तू परमिशन दे दे, भाई क्यों करना है, मुझे एक एक चीज समझानी पड़ेगी, मुझे एक एक चीज एक्सप्लेन करना पड़ेगी, और एक्सप्लेन करने के लिए मैं जो स्टेटमेंट दूंगा उसे ही बोलते हैं एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। तो जो बिजनेस ट्रांजेक्ट करना है मैं उसका क्या बताऊंगा, मैं उसका क्या बताऊंगा, मैं उसका क्या बताऊंगा, बट केवल किसके केस में, मतलब किसके केस में नहीं, ऑर्डिनरी बिजनेस के केस में कुछ नहीं देने की जरूरत है मुझे, क्योंकि ऑर्डिनरी बिजनेस तो सिंपल चार है ना, वो तो दिख ही रहा है, हर साल करने मेरे को, उसमें क्या समझाऊं मैं, भाई बैलेंस शीट अप्रूव करना है तो क्या समझाऊंगा उसमें, तेरे को डिविडेंड देना है, देना हो दे, नहीं तो मत दे। बट जो स्पेशल बिजनेस होते हैं, जो नॉर्मली नहीं किए जाते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस में किए जाते हैं, तो भाई कारण बता मैं क्यों करूं, मेरे को पहले तो बिजनेस समझा है क्या। आपने तो सीधे उठाकर बोल दिया मेमोरेंडम में चेंज करना है, परमिशन, अबे पहले मेमोरेंडम क्या है और मेमोरेंडम में चेंज को करते हैं, मैं तो नॉर्मल शेयर होल्डर हूं, मुझे समझा तो सही क्या होता है, फिर उसका स्कोप क्या है, इंप्लीकेशन, उसके इंपैक्ट क्या पड़ेंगे, पॉजिटिव क्या पड़ेगा, नेगेटिव क्या पड़ेगा, सब चीजें मैं एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसको एक्सप्लेन करूंगा, शेयर होल्डर को। और एक्सप्लेन करने के लिए एक स्टेटमेंट दूंगा जिसे क्या बोलते हैं, और जब मैं क्या कॉल करूंगा, कौन सा बिजनेस करने के लिए, वेरी गुड, क्या करने के लिए, जब क्या कॉल करूंगा मैं, जनरल मीटिंग का क्या इशू करूंगा, तो नोटिस के साथ क्या देना पड़ेगा, बट केवल कब देना है, जब, कब नहीं देना है, लिखा है ना साफ साफ, स्पेशल बिजनेस, बिजनेस नहीं लिखा है, क्या लिखा है, स्पेशल बिजनेस। क्लियर है हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो डिटेल चालू करूं मैं, तो लास्ट टाइम ले रहे हैं, जब भी कंपनी क्या करेगी, कहां पर, हाँ तो क्या देना पड़ेगा, एक स्टेटमेंट, काहे के साथ, जनरल मीटिंग के नोटिस के साथ, जिसमें इन मटेरियल फैक्ट्स को हमें बताना पड़ेगा, जिसे सिंपल वर्ड में हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। नाम से क्लियर है, एक ऐसा स्टेटमेंट जो सारी चीजों को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, एक ऐसा स्टेटमेंट जो सारी चीजों के बारे में जस्टिफिकेशन दे रहा है, एक्सप्लेनेशन दे रहा है, उसे क्या बोलते हैं, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। ठीक है, तो इन केस ऑफ, हाँ, आइटम्स टू बी, a statement setting out material facts shall be to the notice calling general। तो मैंने यहीं से वर्ड उठाया, नोटिस, जनरल मीटिंग का, स्पेशल बिजनेस, और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट सेटिंग आउट मटेरियल फैक्ट्स। बोलो बेटा क्या बोलते हैं, वेरी गुड, काहे को क्या बोलते हैं, मटेरियल फैक्ट्स, मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट, ठीक है, पक्का। अब क्या क्या मटेरियल फैक्ट्स देने हैं, तो सबसे पहले ये वाला पॉइंट देके फिर ऊपर आता हूं, है ना, तो बोल दिया है क्या कि उस बिजनेस का क्या बताओ, और इंप्लीकेशन, फिर जो बिजनेस हम कर रहे हैं, फिर हम क्या कर रहे हैं बेटा, जो अगर उसमें किसी कंपनी के किसी डायरेक्टर का इंटरेस्ट है,
हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें कंपनी के डायरेक्टर का क्या है, अगर डायरेक्टर का, मैनेजर का, कंपनी सेक्रेटरी का, जो कंपनी के प्रिंसिपल ऑफिसर्स होते हैं ना, उनका अगर क्या है, पर्सनल इंटरेस्ट है, उनका अगर क्या है बेटा, तो भाई अगर कंपनी के डायरेक्टर का, कंपनी के मैनेजर का, कंपनी के केएमपी का, है ना, क्या है, अगर कोई भी कंसर्न या इंटरेस्ट, बोलो क्या है, कोई भी अगर, दूसरा वाला कनेक्टर देना, एक और कनेक्टर था ना, एक और कहां है, क्या पी फॉर पागल, पढ़ो पढ़ो, तुम्हारे उसमें लिखा है, 1 मिनट में चेंज कर लूं, बार बार बंजू पूरा है। ये ले लो बस। अरे पढ़ ले, पालक पनीर पढ़ ले। हाँ, तो ये लॉजिक समझ में आया, अपन क्या कर रहे हैं, लपड़ मार दूंगा अब मैं। वो मेरे पीरियड में करता है, इसलिए मैं मेरा आईपैड तो लगा नहीं पा रहा हूं बड़ा वाला इस। तुमको समझ में भी नहीं आता कि तुम समझा दो इसको कि मत कर ऐसा। हाँ बट तुमको तो मजा आता ना मेरे को परेशानी में देखकर। अच्छा, बहुत मजा आता है। चलो, ये है ना, तो क्या बोला, समझ में आया अपने को कि अगर हमारी कंपनी का कौन है जो, हमारी कंपनी का कौन है जो, और कौन है जो, और उनके कौन है जो, अगर उनका कोई भी कंसर्न या क्या है, काहे में उस स्पेशल बिजनेस, जो स्पेशल बिजनेस अपन कर रहे हैं ना, उसमें कंपनी के डायरेक्टर का या कंपनी के मैनेजर का या कंपनी के केएमपी का या उनके क्या है, कोई भी कंसर्न या वो इंटरेस्ट फाइनेंशियल हो सकता है या अदरवाइज, तो उसका नेचर बताओ। बोले क्या मतलब हुआ, जैसे कंपनी को एक लैंड परचेस करना है शर्मा जी से। किसे परचेस कर रहे हैं अपन, क्या परचेस कर रहे हैं, एक, एंड शर्मा जी जो हैं वो कंपनी के डायरेक्टर भी हैं, है ना। कंपनी के, मान लो कंपनी है एबीसी लिमिटेड, इसके डायरेक्टर कौन है, शर्मा जी, वर्मा जी और चोपड़ा जी, है ना। अब कंपनी को एक लैंड परचेस करना है जिसके ऑनर कौन है, शर्मा जी। अब कंपनी बायर है कि सेलर है, अरे कंपनी खरीद रही है ना, कंपनी बायर है, सेलर कौन है, पक्का। अब शर्मा जी यहां पर भी हैं, मतलब बायर की टीम में भी हैं और सेलर की टीम में भी हैं, नहीं, बट शर्मा जी का पर्सनल इंटरेस्ट कहां है, बायर वाली टीम में कि सेलर वाली टीम में, सेलर वाली में, क्योंकि वो चाहेंगे कि एज अ सेलर उनकी प्रॉपर्टी ज्यादा से ज्यादा में बिक जाए, नहीं क्या, क्या चाहत रहेगी उनकी बताओ। जबकि एज अ बायर उनको यह करना चाहिए कि कम से कम में खरीदें, अच्छी से अच्छी चीजें खरीदें, तो इनका इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ये फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो गया एक तरह से कि नहीं हो गया, तो मना ही नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम शर्मा जी से जमीन नहीं खरीद सकते, बस आपको क्या करना है कि जब आप शेयर होल्डर से अप्रूवल लेने जाओगे, जब आप शेयर होल्डर से,
मतलब क्या कॉल करोगे? जनरल मीटिंग। क्या इशू करोगे? नोटिस के साथ क्या दोगे? तो उसमें बताना कि ये जमीन किसकी है, शर्मा जी की। तो शर्मा जी हमारे क्या हैं, डायरेक्टर। तो उनका क्या हो गया, फाइनेंशियल इंट। किस नेचर का? तो बोले वो ऑनर हैं, और ऑनर के रूप में वो यही चाहेंगे ऑब्वियसली कि ज्यादा से ज्यादा में बिक जाए। ये आया समझ में? पक्का? बोलो। जैसे वर्मा जी हैं, उनका लड़का है राहुल। राहुल को कंपनी का क्या बनाना है, सीएस। राहुल को कंपनी का क्या बनाना है, सीएस। अब एबीसी लिमिटेड है, जिसके डायरेक्टर कौन है, वर्मा जी। तो वो तो चाहेंगे उन्हीं के छोरे को बना दूं सीएस यहां। अरे बोलो, भले वो नालायक हो एक नंबर का, तो भी इसी को बना दूं। या चलो लायक भी है और उसको 50,000 महीना मिलना चाहिए, बट अपना छोरा 1 लाख तक दिलवा देते हैं, क्या दिक्कत है? क्योंकि पैसे तो अपने नहीं लग रहे हैं, पैसे तो किसके लग रहे हैं, शेयर होल्डर के, और डिसीजन अपने को लेना है। तो एज ए डायरेक्टर आपका क्या हो गया, पर्सनल इंटरेस्ट। मना ही नहीं है, अगर राहुल डायरेक्टर का रिलेटिव है तो कोई मना ही नहीं है कि आप उसे क्या नहीं बनाओगे, सीएस। अगर वो क्वालिफाइड है, रिजनेबल रेम्यूनरेशन पर आप उसे अपॉइंट कर रहे हो, तो कोई मना ही थोड़ी है। लेकिन अगर आप अपनी पोजीशन को क्या कर रहे हो, मिसयूज, तो फिर वो अलाउड नहीं। क्या दिक्कत है भाई? अब तो मैंने चार्जर भी चेंज कर दिया, इतना क्या बुरा लग रहा है इसको? क्या आया समझ में अपने को? तो जब हम क्या कॉल करेंगे बेटा, मीटिंग। बोलो, जब हम क्या कॉल करेंगे, मीटिंग के साथ क्या लगाएंगे, जो नोटिस। नोटिस के साथ क्या देंगे, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। तो जिस बिजनेस को, जिस स्पेशल बिजनेस को ट्रांजिट करने के लिए आप मीटिंग कर रहे हो, उस स्पेशल बिजनेस में अगर कंपनी के डायरेक्टर का, मैनेजर का, केएमपी का, उनके रिलेटिव का क्या है, कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट है, तो भाई उसके बारे में आप बता दो, छुपाओ मत, बता दो। फिर अगर शेयर होल्डर को लगता है कि हाँ राहुल लायक है, उसे 1 लाख रुपए महीना मिलना चाहिए, वो अप्रूव कर देंगे। उन्हें लगता है नहीं है, मना कर देंगे। उन्हें लगता है कि जमीन जो है ये भले ही महंगी मिल रही है बट कंपनी के लिए बेनिफिशियल है, वहां कर देंगे। नहीं तो मना कर देंगे। सीधी सीधी सी बात। ये क्लियर है? तो जो भी क्या जाता है बेटा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, क्या बोलते हैं उसे? हाँ, तो पहला मटेरियल फैक्ट्स क्या बताना है आपको, नेचर। काहे का, कंसर्न और इंटरेस्ट का, चाहे वो कैसा हो, किसका हो, हर डायरेक्टर और मैनेजर का, हर और उनके रिलेटिव। आपको बताना पड़ेगा, बोला वो बता देंगे आप। फिर क्या बताओगे उस स्पेशल बिजनेस का, मीनिंग, स्कोप और इम्प्लीकेशन, बोला हो ये भी बता देंगे आप। ठीक है। फिर अगर ट्रांजैक्शन किसी दूसरी कंपनी के साथ हो रहा है, जैसे हमारी कंपनी है एबीसी लिमिटेड, एंड वो ट्रांजैक्शन कर रही है किसके साथ, किसी सपोज XYZ के साथ, तो अगर हमारी कंपनी का प्रमोटर, डायरेक्टर या मैनेजर जो है, हमारी कंपनी का कौन है जो प्रमोटर, डायरेक्टर, मैनेजर, या हमारी कंपनी का कौन है जो केएमपी, इनका अगर दूसरी कंपनी में शेयर होल्डिंग है, इनकी अगर दूसरी कंपनी में क्या है, कितने से ज्यादा, नॉट लेस देन, वो भी बताया। तो जैसे एबीसी के डायरेक्टर हैं शर्मा जी, अब एबीसी मान लो जो जमीन खरीद रही है वो XYZ लिमिटेड की है। एबीसी जो क्या परचेस कर रही है बेटा, लैंड परचेस कर रही है, वो किसकी है, XYZ लिमिटेड की है। ठीक है। तो फिर एबीसी के डायरेक्टर कौन, शर्मा जी, या एबीसी का कौन, मैनेजर, या एबीसी का कौन, केएमपी, क्या इनकी शेयर होल्डिंग है XYZ में? बोले हाँ है। बोले 2% से कम नहीं है? बोले नहीं है। बोले कितनी है? बोले 3 है। बता
कितनी शेयर होल्डिंग है बता दे। ये समझ में आया है ना? वापस से, अगर जो क्या ट्रांजेक्ट कर रहे हैं हम, वेरी गुड, क्या ट्रांजेक्ट कर रहे हैं हम, जो वो किसके साथ हो रहा है, किसी, तो हमारी कंपनी का जो डायरेक्टर है या कौन है, जो अगर उनका नॉट लेस देन दूसरी कंपनी में इतनी शेयर होल्डिंग है, तो भाई उसके बारे में भी क्या कर, बता दे, बता दे, छुपाए मत, बता दे। ठीक है? अब जैसे आप जमीन खरीद रहे हो, क्या खरीद रहे हो बेटा, तो उसका एग्रीमेंट होगा। अरे हमने रजिस्ट्रेशन एक्ट में पढ़ा ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी, राइटिंग में एग्रीमेंट होता है ना। अब मेंबर बोल रहा है मेरे को तो वो एग्रीमेंट देखना है, मेरे को तो क्या देखना है बेटा, वो एग्रीमेंट, जिससे आप क्या खरीदोगे, जमीन खरीद रहे हो, मेरे को एग्रीमेंट की क्या देखनी है, टर्म्स एंड कंडीशन। बोलो, मेरे को एग्रीमेंट की क्या देखनी है, तो फिर है ना, मेरे को वो एग्रीमेंट कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर रखना पड़ेगा। मेरे को वो एग्रीमेंट कहां रखना पड़ेगा, ताकि कोई भी मेंबर आकर उसका क्या कर सके, इंस्पेक्शन। तो अगर स्पेशल बिजनेस में किसी डॉक्यूमेंट के बारे में मेंशन है, बोलो, अगर किसी डॉक्यूमेंट के बारे में मेंशन है, तो वो डॉक्यूमेंट में कहां आकर क्या कर सकता हूं, इंस्पेक्ट, किस टाइम पर, किस प्लेस पर मैं उसका इंस्पेक्शन कर सकता हूं, वो भी बता एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में, कि तेरे को ये एग्रीमेंट देखना है ना, तो इस टाइम पर इस प्लेस पर आ जाना, एग्रीमेंट देख लेना, कोई टेंशन वाली बात। वापस से, अगर बिजनेस के अंदर क्या मेंशन है कोई, तो टाइम और प्लेस बताओ जहां उस डॉक्यूमेंट का क्या हो सकता है, इंस्पेक्शन। क्लियर है? कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं अपन, जल्दी जल्दी बोलो, कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं? क्या बोलता है, अगर कोई सेंटेंस बनाओ, अगर क्या ट्रांसलेट करना है कोई, हाँ, तो उसके साथ एक वो एनेक्स करना पड़ेगा। पहला क्या बोला है, नेचर ऑफ कंसर्न, और वेदर इफ एनी इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, किसका, अगर वो तो बताना, नहीं हो तो नहीं बताना, या उनके रिलेटेड। फिर क्या दें, अदर इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स, जिससे कि मेंबर क्या अंडरस्टैंड कर सके। फिर ट्रांजैक्शन अगर किसी दूसरी, और उस दूसरी कंपनी में हमारे या की शेयर होल्डिंग कितनी है, 2% से कम नहीं है, मतलब 2% या उससे, बता दे वो भी यार। और अगर किसी डॉक्यूमेंट का मेंशन किया, तो वो डॉक्यूमेंट कहां देख सकता हूं, ये भी बता दो। ये समझ में आया? बोलो। और अगर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में जो इंफॉर्मेशन आपको देनी थी वो आपने नहीं दी है, कहां पर क्या देनी थी, जो वो अगर आपने और सीक्रेट प्रॉफिट अर्न किया है, कंपनी को लॉस पहुंचाया है, तो फिर आप कंपनसेट करोगे कंपनी को, ये इसके अंदर लिखा। ये आया समझ में? तो जो भी बेनिफिट्स आप ले रहे हो ना, मटेरियल फैक्ट्स छुपा कर क्या ले रहे हो, जो भी वो बेनिफिट्स आपको कंपनी को रिटर्न करना पड़ेंगे, और जो भी कंपनी को क्या हुआ है, लॉस, उसका क्या देना पड़ेगा, कंपनसेशन। क्लियर है? कर सकते हैं इसको? चलो, ये तो कर लिया अपन ने, है ना। फिर वही आ गया कि क्या ट्रांजेक्ट कर रहे हो अगर आप, हाँ, और दूसरी कंपनी में हमारा इंटरेस्ट कितना है, अगर वही वही पॉइंट है, नॉट लेस देन, तो आपको बताना पड़ेगा। क्या है समझ में? चलो, क्या ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना है, बोलो।
एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट केवल काय के लिए देना है? इसका अदरवाइज मीनिंग क्या हुआ? ऑर्डिनरी के लिए नहीं देना है, देने की जरूरत नहीं। किसके लिए जरूरत है? ऑर्डिनरी के लिए देने की जरूरत, बट उसका एक्सेप्शन है ना? ये एक्सेप्शन, अगर ऑडिटर और डायरेक्टर्स इनका क्या हो रहा है? अपॉइंट। जैसे शर्मा जी हैं, वो कंपनी के क्या हैं? डायरेक्टर। वो एजीएम में क्या हो रहे हैं? रिटायर। उन्हीं का हम क्या कर रहे हैं? रीअपॉइंटमेंट। तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं देना। बट अगर रिटायर कौन हो रहे हैं? शर्मा जी। उनकी जगह अपॉइंटमेंट किसका कर रहे हैं? तो करना पड़ेगा। तो क्या लिखा है? अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर। एक कंपनी का डायरेक्टर है, वो रिटायर हो रहा है। हमारा तीसरा ऑर्डिनरी बिजनेस क्या था? बोलो जल्दी से। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ दोज हु आर रिटायरिंग। अरे यही था ना? क्या था बोलो? तो ए रिटायर हो रहा है, क्या उसी की जगह वापस ए को अपॉइंट कर रहे हो? हाँ। तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं देना। कौन रिटायर हो रहा है, बट उसकी जगह किसको ला रहे हो? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना। दोनों ही ऑर्डिनरी बिजनेस। वापस से हमारे ऑडिटर कौन है? चोपड़ा जी। चोपड़ा जी रिटायर हो रहे हैं, क्या इन्हीं को रीअपॉइंट कर रहे हो? यस। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नहीं देना है। चोपड़ा जी की जगह हम भल्ला जी को अपॉइंट कर रहे हैं। किसको अपॉइंट कर रहे हैं? रिटायरिंग ऑडिटर को तो नहीं कर रहे ना? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना। ये एक्सेप्शन है। तो हर स्पेशल बिजनेस के लिए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगता है। बोलो बेटा। वेरी गुड। हर स्पेशल बिजनेस के लिए क्या लगता है? बट हर ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट केवल इसी के लिए लगता है, बाकी तीन के लिए तो नहीं लगता। बाकी तीन के एक्सेप्शन नहीं। तो अगर रिटायरिंग ऑडिटर या रिटायरिंग डायरेक्टर के प्लेस पर किसी नए बंदे का अपॉइंटमेंट कर रहे हो तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना है, अदरवाइज नहीं देना। क्लियर है बेटा? हो जाएगा ये। और अगर इस प्रोविजन का 102 का नॉन कंप्लायंस किया, कितने का फाइन लगता है? और 5 टाइम्स ऑफ द बेनिफिट जो आपने गलत तरीके से कमाया है, विच एवर इज ज्यादा। क्लियर है? कर सकते हैं इसको? आगे बढ़ू बेटा मैं। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। कोरम का मैंने मतलब समझाया था आपको, है ना? क्या मतलब था बेटा कोरम का? हाँ, वेरी गुड। मिनिमम नंबर ऑफ, हाँ, क्या था बेटा कोरम? बोल। हाँ, कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट एट द मीटिंग, ताकि मीटिंग क्या हो सके? वैलिड। यही है ना? वापस से कम इतने मेंबर्स का आना। अगर इतने मेंबर तो मीटिंग वैलिड। अब वो कोरम होती कितनी है वो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है? तो पहले तो कोरम का मतलब दे दिया, एक बार वापस से बोल के बता दो क्या लिखा है। तो मीटिंग वैलिड तभी होगी जब उसमें कौन आई है? अगर कोरम, तो मीटिंग वैलिड। कोरम नहीं आई है मतलब कम से कम उतने मेंबर्स आना चाहिए जो कोरम के लिए जरूरी, नहीं तो मीटिंग वैलिड नहीं। ठीक है? हम जनरल मीटिंग की कोरम पढ़ रहे हैं। बोर्ड मीटिंग की भी कोरम होती है, बट उसके प्रोविजन अलग। जब हम बोर्ड मीटिंग पढ़ेंगे यही सारी हेडिंग से, बस प्रोविजन अलग। सब हेडिंग से ही मिलेंगे, बस प्रोविजन अलग। ठीक है? स्टार्ट करें। प्राइवेट कंपनी की कोरम के प्रोविजन अलग हैं, पब्लिक कंपनी के कोरम के प्रोविजन अलग। प्राइवेट कंपनी में तो बोल दिया है कि कोरम है 2 MPP, 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट, है ना? तो इसको हम याद रख रहे हैं MPP, 2 MPP। किसके केस में? हाँ, वेरी गुड, फटाफट से बोल दो।
पब्लिक कंपनी के केस में नहीं आई आवाज, किसके केस में? कोरम कितनी होगी ये डिपेंड करता है कंपनी में मेंबर्स कितने हैं। प्राइवेट कंपनी के केस में कितने ही मेंबर क्यों ना हो, 200 से ज्यादा तो वैसे भी नहीं हो सकते हैं। मिनिमम कितने होते हैं? 2। मिनिमम कितने होते हैं? 2। मैक्सिमम कितने होते हैं? तो भले ही प्राइवेट कंपनी में कितने ही मेंबर क्यों ना हो, कोरम कितनी है? 2 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। हमने बोला था मेंबर मीटिंग में कैसे आ सकता है? इन पर्सन और प्रॉक्सी। बोलो, इन पर्सन मतलब मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, इन पर्सन मतलब कोरम के लिए क्या बोला है? कौन से मेंबर को लेंगे? मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। इसका अदर मीनिंग क्या निकला? वेरी गुड, प्रॉक्सी को कोरम के लिए काउंट नहीं करेंगे। ऐसे मतलब निकाले जाते हैं बेटा। ये आया समझ में अपने को? क्या कि भाई क्या बोल रहे हैं? मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, इसका मतलब मेंबर खुद आया है तो कोरम के लिए काउंट होगा। अगर मेंबर ने किसको भेज दिया है, वो कोरम के लिए काउंट नहीं होगा। क्लियर है? यह आया समझ में अपने को? अब एक प्राइवेट कंपनी में 50 मेंबर है, कोरम कितनी? 2 मत बोलो, 2 एमपीपी। ब्रीफ में बोलना है एमपीपी, नहीं तो पूरा ही बोलो 2 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, क्योंकि फिर बोल रहा हूं जो बोलोगे वही याद रहेगा, जो याद रहेगा वही लिख कर आओ। केवल 2 नहीं बोलना है, ठीक है? एक प्राइवेट कंपनी में 2 ही मेंबर है तो कोरम कितनी हो जाएगी? मतलब उन दोनों का आना जरूरी है? नहीं। एक प्राइवेट कंपनी में 250 मेंबर है, हाँ? अब 250 हो सकते हैं क्या? और अगर है तो हो सकते हैं। अगर वो 50 वो हो जो एम्प्लॉइज हैं, जिन्हें हम 200 की कैलकुलेशन में लेते ही नहीं है, अदरवाइज नॉर्मली तो नहीं हो सकता, ठीक है? लेकिन पब्लिक कंपनी में कोरम कितनी होगी ये डिपेंड करता है काहे के ऊपर? कि कंपनी में मेंबर कितने हैं। क्योंकि पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम मेंबर की कोई लिमिट नहीं होती है, क्यों होती है? इसलिए बोला है अगर पब्लिक कंपनी में कितने से ज्यादा मेंबर नहीं है तो ऐसे याद रखो, अगर अप टू 1000 मेंबर है, कितने मेंबर हैं? तो 5 एमपीपी। एमपीपी मतलब मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, मतलब प्रॉक्सी को कोरम के लिए काउंट नहीं करेंगे। कर सकते नहीं, करेंगे ही नहीं। ये आया समझ में अपने को? भैया ये पॉइंट आया समझ में अपने को, है ना? फिर अगर 1000 से ज्यादा है बट कितने तक हैं, तो वेरी गुड। और अगर कितने से ज्यादा है तो ये पॉइंट आया समझ में? पक्का? तो कंपनी में 5000 मेंबर है, कोरम कितनी? कंपनी में 5000 मेंबर है, कोरम कितनी? बस ये कंफ्यूजन होता है और एग्जाम में ज्यादा होता। अभी तो तुमने देखकर बोल दिया, अभी तो ताजा ताजा था तो बोल दिया, इसलिए याद ऐसे करो अप टू 1000 5 एमपीपी, 1001 से 5000 15 एमपीपी, और 5001 से 5001 से ज्यादा नहीं, 5001 या ज्यादा तो 30 एमपीपी। क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूजन होता है और एग्जाम में वो ऑड फिगर नहीं देता, सॉरी ऑड फिगर ही देता, ऐसा ही फिगर देता जिससे कंफ्यूजन हो। वो सीधे बोलेगा 1000 मेंबर है तो कोरम बता। फिर अपनों को 1000 ऊपर आ रहा है कि 1000 नीचे जा रहा है, इन्हीं चीजों का ध्यान रखना बेटा। तो अपन याद ही ऐसे कर ले, 1000 तक 5 एमपीपी, 1001 से 5000 तक 15 एमपीपी, और 5001 या उससे ज्यादा 30 है, ताकि एग्जाम में भी कंफ्यूजन ना हो। एमपीपी का मतलब समझ में आ गया? क्या मैं कोरम का नंबर बढ़ा सकता हूं या कम कर सकता हूं?
तो मैं चाहूं तो अपने आर्टिकल में कोरम का नंबर बढ़ा सकता हूं बट कम नहीं कर सकता। क्या मतलब, मेरी कंपनी में 700 मेंबर है, कोरम कितनी रिक्वायर्ड है? मैंने तो मेरे आर्टिकल में लिखा कि कम से कम 10 मेंबर चाहिए तो कोरम मानी जाएगी। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? हाँ, है ना। तो क्या लिखा है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी में प्रोवाइड फॉर हायर नंबर, कम नहीं कर सकता हूं। मेरी कंपनी में 700 मेंबर है, कोरम के लिए कितने चाहिए? 5 एमपीपी। मैं ये नहीं लिख सकता कि मैं तो 2 से भी काम चला लूंगा, नहीं। आई कैन प्रिस्क्राइब हायर नंबर, और अगर हायर नंबर लिखा हुआ नहीं है तो जो 103 में लिखा है वो फाइनल। तो कोरम के लिए मुझे सबसे पहले क्या चेक करना, अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। क्या आर्टिकल में हायर नंबर लिखा है? हाँ, तो फिर वो रहेगा। क्या आर्टिकल में कुछ नहीं लिखा है? हाँ, कुछ नहीं लिखा है, तो फिर जैसा 103 में लिखा वैसा रहेगा। क्लियर है बेटा? बोलो, है ना। तो quorum provided in the article is that provided under the act, तो quorum shall conform to such higher requirement। मेंबर का कैसा आना जरूरी है? प्रॉक्सीज। क्लियर है बेटा? समझ में आया ये? चल, अब कोरम चाहिए अपने को मीटिंग में कि नहीं चाहिए? बिना कोरम के मीटिंग कर पाएंगे? नहीं। हाँ, तो 12 अगस्त को 2 AM पर मैंने एजीएम बुलाई। कोरम आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? क्यों? एम पे बुला सकता हूं मीटिंग में? तो पहला क्वेश्चन तो तुम्हारा ये होना चाहिए। चलो पीएम कर दो। पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर। हाँ, चलो क्या बोला, 12 अगस्त को 2 PM पर क्या बुलाई मैंने? बोलो 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 बोलो। हाँ, तो कोरम आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। कब तक? तो एक ईजीएम वाले प्रोविजन में देखा था अपन ने कि कोरम का वेट कब तक करते हैं? हाफ एन आवर तक नहीं करते हैं क्या? किसका वेट? कोरम का वेट कितने टाइम तक करते हैं? आधे घंटे तक करते हैं। आधे घंटे में कौन आ जाना चाहिए? आधे घंटे में कौन आ जाना चाहिए? तो मेरे को कोरम का क्या करना है? कब तक? हाफ एन आवर। हाफ एन आवर कब से? शेड्यूल कमेंसमेंट टाइम से। हाफ एन आवर कब से बेटा? से आधे घंटे तक मुझे वेट करना है कि कौन आ जाए? कोरम। और अगर कोरम आ गई तो मैं बिजनेस चालू कर दूंगा। अब अगर कोरम नहीं आई तो मुझे चेक करना है, क्या ये रिक्विजिशन वाली जनरल मीटिंग है? बोलो बेटा। रिक्विजिशन पर क्या बुलाते हैं अपन? एजीएम बुलाते हैं ना। रिक्विजिशन पे क्या बुलाते हैं? तो मतलब अगर ये ईजीएम थी, क्या थी? वो भी रिक्विजिशन वाली, क्योंकि ईजीएम भी 4 तरह की थी। एक बोर्ड वाली, एक बोर्ड ऑन रिक्विजिशन, एक रिक्विजिनियस खुद वाली, और एक एनसीएलटी वाली। तो क्या ये रिक्विजिशन ने कॉल की थी? हाँ। और फिर भी मीटिंग, सॉरी कोरम, तो मीटिंग क्या हो जाएगी? कैंसिल। ये पढ़ चुके अपन। और अगर अदर मीटिंग थी, मतलब कौन सी वाली नहीं थी? रिक्विजिशन वाली नहीं थी। मतलब जैसे क्या थी? एजीएम, या क्या थी? ईजीएम, जो बोर्ड ने खुद बुलाई थी। और आधे घंटे में कौन नहीं आई है? कौन नहीं आई है? तो मीटिंग क्या हो जाती है? एडजर्न। मीटिंग क्या हो जाती है बेटा? नेक्स्ट वीक, सेम डे, सेम टाइम, सेम प्लेस। एडजर्न मतलब आगे बढ़ जाना।
एडजन मतलब क्या होना बेटा? तो हम मीटिंग को आगे बढ़ा देंगे यार, हम मीटिंग को क्या कर देंगे? तो मीटिंग क्या हो जाएगी? सेम डे, नेक्स्ट वीक, सेम टाइम, सेम प्लेस। मतलब अगले हफ्ते होगी, उसी जगह पर, उसी टाइम पर। ठीक है ना? वापस से क्या हेडिंग है, पढ़ो इधर। वेरी गुड, क्या हेडिंग है बोलो बेटा? अगर कोरम इज विद इन फ्रॉम द टाइम, तो मीटिंग क्या हो जाएगी? एडजन हो जाएगी, है ना? बट अगर मीटिंग कौन सी वाली थी तो कैंसिल हो जाए। समझे क्या? चलो एक बार वापस से पढ़ लो, क्या लिखा है? बोलो बोलो, क्या लिखा है? हाँ, क्या है उसमें? हाँ तो हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। वो कौन सी कैंसल्ड बाय रिक्विजिनिस्ट, क्या बोल रही है? है ना? तो ये मैंने यहां लिखा ना, कहां लिखा था, कहीं तो लिखा था। तो पहला हमने बोला मीटिंग कब थी? 12 अगस्त। कितनी बजे? तो कौन आनी चाहिए? कोरम। कोरम आता है कि कोरम आती है? वेट करना पड़ रहा है तो आती ही होगी, नहीं? तो हमें कोरम का वेट करना है कितने घंटे? मीटिंग का टाइम कितना था? 2:30 बजे तक तो मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकता, 2:30 बजे तक तो मुझे वेट करना है। मैं कौन? कंपनी सेक्रेटरी कंपनी का यार। ठीक है, तो अपने को तो डायरेक्टर को बताना है कि भैया वेट करना पड़ेगा कितने घंटे? आधे घंटे। तो आधे घंटे कब से? 2 PM से आधी घंटा, मतलब कब हुआ? 2:30 तक वेट कर यार। अब 2:30 तक मैंने वेट किया, कोरम आ गई, आओ मीटिंग कर ले। बट अगर कोरम, तो मुझे चेक करना है कि क्या ये रिक्विजिशन वाली मीटिंग थी? बोले हाँ, तो मीटिंग में क्या कर दूंगा? अब नहीं होगी मीटिंग, खत्म। बट अगर रिक्विजिशन वाली है तो मीटिंग क्या करनी पड़ेगी? नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक मतलब मैंने मीटिंग कब बुलाई थी? क्या 12 अगस्त को मीटिंग हुई? हो जाती तो ये ओरिजिनल मीटिंग कहलाती बेटा। क्या कहलाती है? अब मीटिंग नहीं हुई तो मीटिंग क्या कर दी? एडजर्न। क्या कर दी बेटा? एडजर्न। मीटिंग कब होगी? अगले हफ्ते। अगले हफ्ते मतलब 7 दिन जोड़ू काय में। वेरी गुड। तो कब होगी? 19 अगस्त। 12 को हुई थी तो 7 दिन, एक हफ्ता जोड़ना, मतलब कब होगी? 19 अगस्त। उसी टाइम पर, है ना? सेम टाइम है, मतलब वही 2 बजे होगी। सेम प्लेस है, मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस पर बुलाया था, जहां भी बुलाया था वहीं होगी, है ना? ठीक है, सेम क्या हो जाएगा? डे हो जाएगा, उसी दिन पर होगी। लेकिन अगर ये डे क्या आ रहा है? नेशनल हॉलीडे। ये डे अगर क्या आ रहा है बेटा? तो नेक्स्ट सक्सीडिंग डे विच इज नॉट अ हॉलीडे। ये डे अगर क्या आ रहा है बेटा? तो नेक्स्ट सक्सीडिंग डे विच इज नॉट अ हॉलीडे। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, है ना? तो क्या लिखा? हाँ बोल, क्या बोल रही? बीच में कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बीच में कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, है ना? तो क्या लिखा है? अगर मीटिंग क्या हुई बेटा? इधर इधर देखो, क्या हुई अगर मीटिंग? किसके कारण? वांट ऑफ कोरम, मतलब लैक ऑफ कोरम, कोरम की कमी। वांट ऑफ कोरम और लैक ऑफ कोरम एक ही चीज होता है, कोरम की कमी। तो एडजर्न मीटिंग का होगी सेम डे, नेक्स्ट वीक, सेम टाइम, सेम प्लेस, या और कोई डे नॉट बीइंग अ नेशनल हॉलीडे।
क्लियर है? यहां तक समझ में आया? चलो, ये क्लियर हो गया अपने को। बेटा यहां तक पढ़कर आना, अच्छे से याद करके आना, पढ़कर नहीं, क्योंकि आगे की चीजें सब पुराने वाला मर्ज करके चलाओगे तभी कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो कल करते हैं आगे। बेटा इस मंडे को तुम्हारा टेस्ट रहेगा रजिस्ट्रेशन एक्ट वाले चैप्टर का। रजिस्ट्रेशन एक्ट खत्म हो गया था ना, बोलो। ठीक है, और सेबी का भी पहला चैप्टर खत्म हो गया ना। फर्स्ट खत्म हो गया, सेकंड चालू कर चुकी मैडम। हाँ, अरे कैपिटल सेबी वाला चैप्टर खत्म हो गया ना, नहीं हुआ? तो एसबीआई में चैप्टर खत्म हुआ है क्या? चलो तुम तो रजिस्ट्रेशन एक्ट की तैयारी करो इस मंडे को, बाकी मैं शेड्यूल तुमको कल तक दे देता हूं, हर मंडे के टेस्ट के एडवांस में। इस संडे को, इस मंडे को काय का है रजिस्ट्रेशन एक्ट। रजिस्ट्रेशन एक्ट छोटा ही चैप्टर है, सबके पास नोट्स भी है। ठीक है, आंसर लिखने का तरीका मैं एक बार समझा चुका हूं, टेस्ट दो फिर अपन और डिस्कस करते हैं कम ज्यादा क्या। हाँ बेटा, सातों पेपर में वैसा ही लिखना है। ठीक है, चलो थैंक यू।